नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमारी ये तीसरी क्लास है, 2 क्लास हम इससे पहले कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने हमारी दोनों क्लास नहीं देखी हैं वो लोग पहले वो दोनों क्लास करें, उसके बाद उनको ये क्लास समझ में आएगी। उन दोनों क्लास का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो उन दोनों क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पहली क्लास में हमने महमूद गजनबी के बारे में पढ़ा था और दूसरी क्लास में हमने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा था। और आज हमारी ये तीसरी क्लास है। आज हम इस क्लास में आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाएंगे। तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कितना था? 1206 से 1526 ईस्वी तक। ये क्वेश्चन आता है वनडे एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कितना था। तो 1206 से 1526 ईस्वी में, ठीक है। और अब हम आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाएंगे तो आपको पहले दिल्ली के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा बहुत दिल्ली के बारे में भी बता दे रहे हैं। दिल्ली का इतिहास क्या था। जैसे पहला पॉइंट है हमारा, दिल्ली की स्थापना कब हुई थी और किसके रूप में हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? इंद्रप्रस्थ नगर के रूप में पांडवों द्वारा दिल्ली की स्थापना हुई थी, ठीक है। और 11वीं शताब्दी में तोमरवंशी राजा अनंगपाल तोमर ने दिल्ली पर अधिकार किया, ठीक। इसके बाद 1170 में पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को जीता। उसके बाद तो आप लोगों को पता ही होगा क्या हुआ था, ये हम आपको कल बताए भी थे। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को जीता था, ठीक है। अब बात आगे करते हैं। 1192 ईस्वी में ये मोहम्मद गौरी वाला हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आता है, क्या आता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। जो आगामी 320 वर्षों तक, कहाँ से कहाँ तक? 1206 से 1526 तक, 1206 से 1526 तक जिन लोगों ने दिल्ली पर राज किया उनको क्या कहा गया? तो उनको सुल्तान कहा गया, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। सुल्तान किसे कहा गया? तो शासक जो तुर्क एवं अफगान मूल के थे, आगामी 320 वर्षों तक दिल्ली पर राज किया, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लेंगे कि सुल्तान किसे कहा गया? जो शासक 320 वर्षों तक दिल्ली पर राज करते रहे उनको सुल्तान बोला गया, ठीक है। बात आगे करते हैं। दिल्ली सल्तनत का वंशक्रम, आप लोग हेडिंग लगाएंगे दिल्ली सल्तनत का वंशक्रम, ठीक है। तो 1206 से 1526 तक का लेखा जोखा है इनका सबका, कब कौन सा वंश रहा और उनके जो फाउंडर थे वो कौन थे। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? वंश। यहाँ हेडिंग लगाएंगे वंश, इधर लगाएंगे फाउंडर मतलब संस्थापक उसके, ठीक है। और इधर लगाएंगे मतलब कब से कब तक रहे, टाइम पीरियड। यहाँ लिख देंगे टाइम पीरियड, ठीक है। तो उसके बाद एक एक करके लिखेंगे। पहले नंबर पे गुलाम वंश था, इसका संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये कब से कब तक रहा? तो 1206 से 1290 तक, 1206 से 1290 तक, 84 ईयर तक, ठीक है। 1206 से 1290, 84 ईयर, ठीक है। और दूसरा था खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी, 1290 से 1320 तक। इसका कितना हुआ टाइम पीरियड? 30 ईयर, 30 साल तक। सबसे कम समय तक किसने शासन किया? तो खिलजी वंश ने। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक किसने शासन किया? तो वो किया खिलजी वंश ने, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा है तुगलक वंश। तुगलक वंश में कौन है? तो तुगलक वंश में है गयासुद्दीन तुगलक, इसके संस्थापक हैं। और ये 1320 से 1413 तक रहा, 1320 से 1413 तक, 94 ईयर तक। ये 94 ईयर तक रहा और सबसे ज़्यादा यही चला 94 ईयर तक, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा राज किसने किया? आप लोग बताएंगे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो तुगलक वंश ने सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत पर राज किया, ठीक। दिल्ली सल्तनत ने सबसे ज़्यादा किसने राज किया? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने राज किया और सबसे कम खिलजी वंश ने। आगे आता है चौथा नंबर सैयद वंश। इसका संस्थापक खिज्जर खां और इसका टाइम पीरियड
1414 से 1451, ठीक है, मतलब 37 ईयर। ठीक, आगे सबसे लास्ट है इसका लोधी वंश। लोधी वंश कौन, किसका संस्थापक? महमूद वो बहलोल लोधी, और 1451 से 1526 तक, मतलब 75 ईयर तक। ठीक है, अब हम इनके बारे में हैं आगे स्टडी करेंगे एक एक करके। ठीक, पहले हेडिंग लगाएंगे आप लोग गुलाम वंश। गुलाम वंश में इसका टाइम पीरियड लिखेंगे 1206 से 1290 तक। इसके बाद एक एक करके इसमें बात करते हैं। हबीबुल्लाह जो था उसने गुलाम वंश को ही मामलुक वंश की उपाधि दी है। गुलाम वंश को मामलुक वंश किसने कहा? तो हबीबुल्लाह ने। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको डबल स्टार लगा के लिख लेंगे जिससे कि आपको लगता रहे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हबीबुल्लाह ने मामलुक वंश की संज्ञा किसे दी थी? तो कौन से वंश को दी थी आप लोग बताएंगे? गुलाम वंश को। ठीक है, मामलुक का अर्थ क्या होता है? मामलुक एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वामित्व, मतलब ओनरशिप। ओनरशिप मतलब स्वामित्व। ठीक है, ओनरशिप। अब मामलुक क्या है? देखो, गुलाम वंश हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो गुलाम दो प्रकार के होते हैं। गुलाम कितने तरह के होते हैं? दो। एक तो सैन्य क्षमता रखने वाले, एक सैन्य क्षमता रखने वाले, और दूसरे होते हैं घरेलू। घरेलू गुलाम नहीं होते हैं नौकर वगैरह, दूसरे होते हैं घरेलू। तो ये गुलाम वंश वाले जो थे वो घरेलू नहीं थे, वो ये सैन्य वाले थे। इनमें बहुत ज़्यादा शक्ति हुआ करती थी, इसलिए इन्हें गुलाम बोला गया होगा शायद। तो मामलुक उन तुर्की गुलामों को कहा जाता था जो सैन्य शक्ति में निपुण थे। आप लोग यहाँ से भी बात समझ गए होंगे कि गुलाम वंश में गुलाम क्यों बोला गया, क्योंकि ये सैन्य शक्ति में निपुण थे। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ये जो था गुलाम वंश, इसमें भी 3 गुलाम हुए, 3 वंश इसमें भी चले हैं गुलाम वंश में। तो आप लोग लिखेंगे पहला कौन सा था? पहला था कुतुबी वंश। कुतुबी वंश, इसका टाइम पीरियड 1206 से 1211। ये किसके द्वारा चला? तो ऐबक द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक है, दूसरा था हमारा प्रथम इलबरी वंश, ये 1211 से 1266 तक। ये टाइम पीरियड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? ये जो वंश हैं वो, और इसके वो फाउंडर हैं वो ऐबक द्वारा, और ये प्रथम इलबरी वंश है ये इल्तुतमिश द्वारा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है? दूसरा इसमें आगे है तीसरा नंबर, द्वितीय इलबरी वंश। यहाँ पे आप लोग 3 लिख लेंगे बी की जगह। तो तीसरा हमारा हो जाएगा द्वितीय इलबरी वंश। ये किसके द्वारा हुआ? तो बलबन द्वारा स्थापित हुआ। ठीक है, अब हम एक एक करके बात करेंगे। हमने अभी क्या पढ़ा? हमने पहले पढ़ा कुतुबी वंश। हम अभी कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? तो गुलाम वंश पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब गुलाम वंश में 3 वंश हुए हैं। गुलाम वंश में 3 वंश हुए हैं। पहला कौन सा था? पहला कौन सा था आप लोग बताएं? गुलाम वंश में 3 वंश हुए हैं, इसमें से पहला कौन सा था? कुतुबी वंश। ठीक है, आप लोग सोच लेते हैं, अच्छी बात है, अभी पढ़ा रहे हैं कुतुबी वंश। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है? तो दूसरा है फर्स्ट इलबरी वंश। ठीक है, फर्स्ट इलबरी वंश, इलबरी वंश। ठीक है, और तीसरा क्या है? तो सेकंड इलबरी वंश। ठीक, अब प्रथम इलबरी वंश जो पहला है कुतुबी वंश, इसका संस्थापक कौन है? किसके द्वारा चलाया गया? तो किसके द्वारा चलाया गया कुतुबी वंश? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबी वंश और कुतुबुद्दीन ऐबक, कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुतुबी और कुतुबुद्दीन, मतलब कुतुबी वंश किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन के। ठीक, आप लोग ऐसे ही सुनते रहें तब भी आपको याद हो जाएगा। अब दूसरा है फर्स्ट इलबरी वंश। फर्स्ट इलबरी वंश किसके द्वारा? तो इलबरी मतलब इल्तुतमिश। फर्स्ट इलबरी वंश इल्तुतमिश के द्वारा, और सेकंड इलबरी वंश ये बलबन के द्वारा। ठीक है, बलबन के द्वारा, बलबन बलबन। ठीक, बलबन। ठीक है, आगे अब हम आपको एक एक करके इन तीनों जो गुलाम वंश में 3 हैं, ये 3 हैं, कुतुबी वंश, फर्स्ट इलबरी वंश और सेकंड इलबरी वंश, इन तीनों के बारे में आगे डीपली अध्ययन करेंगे हम। अब पहले नंबर पे क्या आता है? पहले नंबर पे आता है कुतुबी वंश। कुतुबी वंश किसके द्वारा चला? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं अब। ठीक है, कुतुबी वंश, ये टाइम पीरियड इसका है, टाइम पीरियड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं कुतुबी वंश की। पहले नंबर पे जो आता है
कुतुबी वंश, उसकी बात करते हैं। तो कुतुबी वंश किसके द्वारा था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। टाइम पीरियड इसका 1206 से 1210 तक, ठीक है। 1210 या 11 ऐसा ही मानते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं, ठीक है। 1210 में ये ख़त्म हो गया था 8 महीने के लिए, फिर दूसरा जो था उसने राज किया इसमें, तो उसको भी इसी में जोड़ लेते हैं कुछ लोग, तब उसको बता देते हैं 1211 में, ठीक है। आराम सा हुआ है, इसने 8 महीने के लिए इस पर राज किया था जब ऐबक मर गया था, ठीक। आराम सा कौन था? तो ये बात हम आपको अभी आगे बताएंगे, अभी शुरू से ही बात कर रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये गौरी का, मोहम्मद गौरी जो था, आपको पता होगा, हमने कल बताया था, जो जब वो गौरी अपने गौर लौट गया था तो किसको वायसराय नियुक्त करके गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही नियुक्त करके गया था। इसलिए कुतुबुद्दीन को गौरी विश्वसनीय गुलाम अपना समझता था, ठीक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? पहला पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का विश्वसनीय गुलाम तथा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, ठीक है। कल हमने आपको ये पॉइंट लिखाए थे। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो हमने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो हमने आपको बताया था वहाँ पे इल्तुतमिश, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। अभी पिछली बार क्वेश्चन आया था, बाबर का अर्थ क्या है? वहाँ पे बाबर का अर्थ आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे बाबर का अर्थ क्या है, ठीक है। नहीं तो अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है, बाबर का अर्थ क्या है। ऐसे ही यहाँ पे हमने लिया है ऐबक का अर्थ क्या है। ऐबक का अर्थ, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसमें ऐबक का अर्थ क्या है? तो ऐबक का अर्थ है गॉड ऑफ मून, मतलब चंद्रमा का देवता, ठीक है। गॉड ऑफ मून, चंद्रमा का देवता। अब इसकी उपाधि सुन ले रहे हैं, उपाधि इनकी नोट कर लो। उपाधि इसकी क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन कौन सी उपाधि दी गई? तो इसको मलिक उपाधि दी गई, सिपह सालार उपाधि दी गई, कुरान ख्वां उपाधि दी गई। कुरान ख्वां क्यों उपाधि दी गई? क्योंकि इसने, लोग बताते हैं, बचपन में ही कुरान को पूरा याद कर लिया था, इसलिए इसको कुरान खां की उपाधि दी गई। लाख बख्श बोला गया क्योंकि इसने लाखों रुपए बांट दिए थे राजा बनने के बाद, ठीक है। पील बख्श बोला गया इसे। पील बख्श क्यों बोला गया? तो पील बख्श हाथी दान देने के कारण बोला गया। पील बख्श इसको क्यों बोला गया? तो हाथी दान देने के कारण, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। पील बख्श किसको उपाधि दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस लिए दी गई थी? हाथी दान देने के कारण, ठीक है। अब इसने जो राजधानी बनाई अपनी, कहाँ पे बनाई? लाहौर बनाई। लाहौर राजधानी किसने बनाई? तो लाहौर राजधानी ऐबक ने बनाई, ठीक है। और दिल्ली राजधानी किसने बनाई? आप लोग यहाँ पे इसका भी हमें कमेंट करके जवाब देंगे। दिल्ली राजधानी किसने बनाई, ठीक है। सबसे पहले दिल्ली राजधानी किसने बनाई दिल्ली सल्तनत में? आप लोग इसका कमेंट करके हमें आंसर देंगे, ठीक। नहीं तो इसका भी हम आपको जवाब अगली क्लास में देंगे, ठीक है। हमने आपको अभी 2 क्वेश्चन पूछे हैं और दोनों का जवाब हमें कमेंट में चाहिए, ठीक। नहीं तो हम तो हैं ही फिर यहाँ पे, हम आपको, आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐबक ने एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश तथा एक पुत्री का विवाह यल्दौज के साथ किया था। ऐबक ने, ये आप लोग इनको याद नहीं करेंगे, ये हम आपको समझाने के लिए केवल बता रहे हैं। जो याद करना है वो हम आपको बता देंगे, आपको क्या याद करना है, ठीक है। आपको साथ साथ बताते चलेंगे। ये हम आज इतनी बड़ी पीडीएफ इसलिए लेके आए हैं क्योंकि कुछ लोग हमारी केवल पीडीएफ पढ़ लेते हैं और वो लोग पूरी हमारी वीडियो नहीं देखते हैं। अब जो लोग पूरी हमारी वीडियो नहीं देखेंगे, उनको वो अकेले पीडीएफ पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, 1-2 पॉइंट ही निकाल पाएंगे। अब हम आपको पूरी पीडीएफ लेके आएंगे और उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे, जैसे भी बता रहे हैं पीछे, ठीक है। तो ये बात आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कितनी बेटी थी, किसका किसके साथ विवाह किया, ये क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता है। ये तो आपको समझाने के लिए, केवल बेस बनाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब जो हमारी केवल पीडीएफ पढ़ेगा तो वो तो पूरा रटेगा, लेकिन आप लोग उनसे एक कदम आगे निकल जाएंगे। अगर आप लोग हमारी पीडीएफ पढ़ेंगे केवल, तो आप लोग भी उनसे पीछे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गौरी ने ऐबक को अमीर याकूर, जो शाही घुड़साल होता है, शाही घुड़साल क्या होता है?
जहाँ पे घोड़े वगैरह रहते हैं उनकी देखभाल करना, वो शाही घुड़साल होता है। उसी के पद पर गौरी ने ऐबक को नियुक्त किया था। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1208 में जो ऐबक को कब दास मुक्ति मिली, तो 1208 में। किसके द्वारा मिली, तो गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऐबक ने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन आता है कि ऐबक ने किसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, तो सूफी संत बख्तियार काकी की याद में। ठीक है, ऐबक द्वारा निर्मित 2 मस्जिदें, ऐबक द्वारा निर्मित 2 मस्जिदें, इसमें भी सवाल आता है। पहली कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद जो 1197 में, इसमें ये क्वेश्चन आता है कि 1197 में निर्मित भारत की प्रथम तुर्क मस्जिद कौन सी थी, या ऐसे आता है भारत की प्रथम तुर्क मस्जिद जो दिल्ली में बनी है वो कौन सी है, तो कुब्बतुल इस्लाम। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन आता है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्या है। ठीक है, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब ये अजमेर में 2.5 दिन का मेला लगता है, वहाँ पे 2 सही 1/2। ठीक है, 2.5 दिन का उर्स लगता है, उर्स मतलब मेला लगता है, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। ठीक, ऐबक द्वारा निर्मित 2 मस्जिदें हो गई, तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, आप लोग मंदिर मस्जिद ये सब ऑप्शन में रहेंगे तो आप लोग लगा लेंगे। ठीक, आगे करते हैं। इसकी मृत्यु, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई, तो 1210 में चौगान खेलते समय हुई। चौगान क्या होता है, घोड़े के साथ खेला जाता है चौगान, तो ये घोड़े के ऊपर से गिर गया था। ये भी सवाल आता है कि घोड़े से कौन गिर के मरा, घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई, ये भी क्वेश्चन आता है। घोड़े से गिरकर किसकी मृत्यु हुई, तो किसकी हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि कौन से थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि कौन से थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि हसन निजामी। हसन निजामी, यहाँ पे पूरा नाम आप लोग लिख लेंगे, पीडीएफ वाले नहीं, आप लोग लिखेंगे हसन निजामी। पीडीएफ वाले जो केवल पीडीएफ पढ़ेंगे वो केवल हसन नाम याद रखेंगे, लेकिन आप लोग एक कदम आगे निकलेंगे तो आप पूरी हमारी वीडियो देखा करिए ऐसे ही जैसे अभी देख रहे हैं। ठीक है, हसन निजामी, और हमारी वीडियो को शेयर भी करिए जिससे कि हम और लोगों तक भी पहुँचें। ठीक है, दरबारी कवि हसन निजामी थे इसके। अब हसन निजामी कौन कौन थे, हसन निजामी दिल्ली के आधिकारिक इतिहास ग्रंथ ताजुल मसीर के लेखक भी थे। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्या आता है आप लोग नोट कर लें, अच्छे से नोट करें कि दिल्ली का पहला आधिकारिक इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आप लोग आंसर करेंगे इसके ताजुल मसीर। ठीक है, ताजुल मसीर भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, मसीर भी मिल जाएगा, तो ताजुल मसीर। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे जब वो मर गया, जब यहाँ पे हमारा जो था ऐबक ख़त्म हो गया यहाँ पे, तो उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई, क्योंकि कोई घोड़े से गिरकर मर जाए तो अकस्मात मृत्यु होती है। ठीक, तो जब ये मर गया तो आगे क्या हुआ, एकदम तो कुछ हो नहीं जाता, पहले फ़ोन वगैरह तो चलते नहीं थे कि ये जिसे चाहे उसी को ही राजा बना दे, तो कुछ लोग केवल आराम शाह अब 1210 में बन गया। ठीक है, आराम शाह को कुछ ही विद्वान इसका पुत्र मानते थे ऐबक का कि ये बेटा है। ठीक है, कुछ लोग इसको पुत्र मानते थे कि ये बेटा है। अब जो शायद ऐसा रहा होगा कि ये कोई बड़ा आदमी रहा हो जिसने ज़बरदस्ती दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, क्योंकि इल्तुतमिश जो था उसको राजा बनाना चाहते थे ऐबक, ये बात कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि ऐबक जो थे वो अपने मरने के बाद इल्तुतमिश को राजा बनाना चाहते थे, क्योंकि अभी हमने पीछे बताया कि जो 3 बेटियां थीं उनमें से एक बेटी का विवाह इन्होंने इल्तुतमिश के साथ किया था। ठीक है, तो यहीं से ये जो था आराम शाह, इसके विरुद्ध कुछ तुर्क सरदारों ने, जो बदायूं का इक़्तिदार था, बदायूं का इक़्तिदार कौन था उस समय, इल्तुतमिश को इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए बुलाया। तो दोनों लोग गए, जैसे दोनों लोग गए यहाँ पे दिल्ली के पास एक जड़ नामक स्थान है, जड़ नामक स्थान पर ये इधर से पहुँच गया और ये इधर से आ गया, तो इसकी हत्या हो गई। ठीक है, इसकी हत्या कैसे हुई,
तो आगे आपको लिखा भी होगा पीडीएफ में, दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी। ठीक, तो यहाँ पे आज हमारा एक यहाँ पे लेक्चर ख़त्म हो गया। एक लेक्चर किसका ख़त्म हो गया? तो गुलाम वंश का जो एक पार्ट था वो ख़त्म हो गया। सॉरी लेक्चर बोलने के लिए, लेक्चर तो अभी और चलेगा, 8-10 मिनट और चलेगा लेक्चर। तो एक पार्ट हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। गुलाम वंश का जो एक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुबी वंश था वो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया है। आगे हम चलते हैं तो प्रथम इलबरी वंश, ये दूसरे नंबर का जो था प्रथम इलबरी वंश 1211 से 1266 तक, ये किसके द्वारा था? तो इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी द्वारा इस शासित समय, इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी द्वारा शासित समय कौन सा है? तो आप लोग बताएं कौन सा है? 1211 से 1266 तक। ठीक, और अब यहाँ पे भी वही बात करेंगे, इसके संस्थापक कौन थे? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, 1211 से 1236 तक। इसकी जात कौन सी थी? इलबरी नस्ल थी, इसलिए इसने, वंश इसका शमसी था लेकिन इलबरी नस्ल के कारण इसने अपना जो वंश रखा वो इलबरी वंश कर दिया। ठीक, और इसके पिता कौन से? इलाम खां। इलाम खां इसके पिता का नाम था। आगे बात करते हैं, उपाधि इसको भी मिली। उपाधि इसकी कौन थी? गुलाम का गुलाम। गुलाम का गुलाम इसे क्यों कहा गया? क्योंकि गुलाम का गुलाम इसे क्यों कहा गया? क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो गोरी का गुलाम था। और ये जो ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, दूसरा इसको उपाधि क्या मिली? हजरात दिल्ली। दूसरी उपाधि इसकी क्या थी? हजरात दिल्ली। हजरात दिल्ली क्यों थी इसकी उपाधि? हजरात दिल्ली इसको क्यों उपाधि दी गई? आप लोग बताएंगे क्यों उपाधि दी गई? क्योंकि इसने एक तो अपनी न्यायिक व्यवस्था सुधारी, वहाँ पे 2 शेरों की मूर्ति बनवाई, 2 शेरों की मूर्ति बनवाकर उनके गले में, उसके गले में घंटी लटका दी, जिससे कोई भी न्याय मांगे तो पहले घंटी बजा करके आए, उसके बाद लाल वस्त्र पहने तब उनको घंटी बजाई। वो जनता को खुश करने के लिए इसने ये सब कुछ किया। ठीक है, घंटी बजाओ तब उनको न्याय मिलेगा, ये सब जनता को खुश करने के लिए इसने किया था। और दूसरा भी इसमें कारण था, वो हम आपको आगे बताएंगे, दिल्ली हजरात दिल्ली बोलने का। ठीक, इसको एक उपाधि और मिली थी, वो आप लोग नोट कर लेंगे। एक उपाधि इसको क्या मिली थी आप लोग बताएंगे? ये हम आपको, तीसरा नंबर क्या है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक आप लोग बताइए हमें। इल्तुतमिश ही होगा, आप लोगों के सामने लिखा है तब भी आप लोग नहीं बता पा रहे, बताइए। ठीक, और अब इसका भी, इल्तुतमिश का भी अर्थ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त कब हुआ? इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कब किया गया ऐबक द्वारा? तो 1205 में ऐबक ने दास्ता से मुक्त करके अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया था। ठीक है, अब जब सुल्तान बन गया, सुल्तान बनने से पूर्व ये जो था तो कहाँ का, क्या इस पर पद था? ये क्वेश्चन आता है कि सुल्तान बनने से पहले जो इल्तुतमिश था वो, उस पर क्या पद था? तो वो बदायूं अख्ता का इख्तियार था। इसका शब्द जो ये है अख्ता या इख्ता, इस इख्ता भी कह सकते हैं इसे, इख्ता। ठीक है, अख्ता या इख्ता दोनों कह सकते हैं इसको। ठीक है, इनका शब्द हम आपको, ये जो शब्द हैं इनके अर्थ भी हम आपको बताएंगे, अभी आगे बताएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हम समझते हैं एक करके। ठीक है, अब क्या पॉइंट लिखा है? लिबर्टी के अनुसार बदायूं मध्यकालीन भारत की सर्वाधिक भू राजस्व देने वाली रियासत थी। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। वैसे पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, बगदाद के खिलाफ जो सिरबिल्ला थे, बगदाद के खिलाफ नहीं है यहाँ पे, बगदाद का जो बगदाद के खलीफा थे, खिलाफ नहीं है, खलीफा, बगदाद के खलीफा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो ये हम पीडीएफ में सुधार देंगे। तो बगदाद के खलीफा कौन थे? सिरबिल्ला। सिरबिल्ला से मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, नोट कर लीजिए आप। बगदाद के खलीफा सिरबिल्ला से मान्यता प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था?
तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक, अब इसको जो प्रमाण पत्र था वो कब मिला, कब मिला है इसको प्रमाण पत्र, तो 18 फरवरी 1229 को, ठीक है। इसी समय इसको सुल्तान ए आजम की उपाधि दी गई, जो हम आपको बता रहे थे, आगे बताएंगे इसकी एक उपाधि। तो इसकी एक उपाधि सुल्तान ए आजम भी है, ठीक है। इसकी उपाधि कितनी हो गई, तो इसकी उपाधि हो गई 4। आप लोग बताएंगे एक एक करके हमें, उपाधि कितनी हो गई इसकी, तो उपाधि 4 हो गई। आप लोग एक एक करके बताएंगे, सब लोग कमेंट करेंगे, जो लोग यहाँ तक वीडियो हमारी देख रहे हैं वो सब लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर जिसको भी कुछ समझ में नहीं आया वो भी कमेंट करके पूछ लेगा, उसका जवाब हम अगली वीडियो में दे देंगे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं बात। खलीफा ने खिलत किसके लिए भिजवाई थी, खिलत जो थी, खिलत क्या होता है, खिलत सम्मान सूचक वस्त्र को खिलत कहते थे, ठीक है। सम्मान सूचक जो वस्त्र था उसे क्या कहते थे, तो खिलत कहते थे। तो खलीफा ने खिलत किसके लिए भिजवाई थी, ये क्वेश्चन बहुत आता है। इल्तुतमिश से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग ये पीडीएफ हमारी सही से पढ़ लेंगे, और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आप लोग अगर एक बार में हमारी बातें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं तो दोबारा हमारी वीडियो देखें, उससे सारी बातें क्लियर हो जा रही हैं, ठीक है। अब इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य, इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य क्या क्या थे, इसके प्रमुख 10 कार्य थे, ठीक है। आप लोग 10 कार्य, पहली हेडिंग आप लोग लगाएंगे, जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग लगाएंगे, यल्दोज का दमन था, नहीं है यहाँ पे, या है यल्दोज का दमन। आज की पीडीएफ में एक दो मिस्टेक हो गई हैं, इनको आगे सुधारने की हम कोशिश करेंगे, ऐसी गलती ना हो, ठीक है। यल्दोज का दमन, तो यल्दोज का आप लोग केवल इतनी हेडिंग लगाइए, ये चीज़ मत लिखिए, ठीक है, ये चीज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इल्तुतमिश का कार्य पूछेगा एग्जामिनर, तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे, यल्दोज का दमन उसमें ऑप्शन होगा, आप लोग लगा दीजिए, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं, दूसरा गयासुद्दीन आजम का दमन, ठीक है। दूसरा कार्य क्या था, गयासुद्दीन आजम का दमन, ठीक, बंगाल का सुल्तान था ये। बंगाल का सुल्तान कौन था उस समय, तो गयासुद्दीन आजम। तीसरा है हमारा कुबाचा का दमन। कुबाचा कौन था, कुबाचा उस समय जो जब इल्तुतमिश राज करता था तो कुबाचा दिल्ली में बहुत मारकाट मचा रहा था, लूटपाट कर रहा था, तो इसको कुबाचा को इल्तुतमिश ने कहीं पे घेर लिया, सिंधु नदी के आसपास घेर लिया, तो ये कुबाचा सिंधु नदी में ही कूद गया और अपनी आत्महत्या कर ली, ठीक है। चौथा है हमारा चंगेज का आक्रमण। चंगेज का आक्रमण क्या था, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझेंगे, जब मिडिल एशिया में 1221 में 1221 में मिडिल एशिया में 1221 में मिडिल एशिया में, ठीक है, एक ख्वारिज्म नाम का देश था, ख्वारिज्म नाम का देश था, ख्वारिज्म, ख्वारिज्म नाम का देश था। इसका एक राजकुमार था मगरबानी, मगबारानी, ठीक है। इसका राजकुमार कौन था, मगबारानी, ठीक, इसका मगबारानी, ठीक है। अब मगबारानी की किससे दुश्मनी हो गई, तो चंगेज से दुश्मनी हो गई। चंगेज का आक्रमण हेडिंग है ना चौथा कार्य, पहला हमने आपको क्या बताया, दूसरा क्या बताया और तीसरा क्या बताया, ठीक है। अब चौथा हम आपको बता रहे हैं, चौथा हम बता रहे हैं चंगेज का आक्रमण। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाने वाली है, वो हम आपको समझा रहे हैं। देखो 1221 में मिडिल एशिया में ख्वारिज्म देश में मागबारानी नाम का एक राजकुमार था, ठीक, जैसे कहानी नहीं सुनाई जाती है वैसे हम आपको एक कहानी सुना रहे हैं। 1221 में मिडिल एशिया में ख्वारिज्म देश में मगबारानी नाम का एक राजकुमार था, इसकी दुश्मनी हो गई चंगेज से, चंगेज से इसकी दुश्मनी हो गई, और ये आ गया कहाँ पे आ गया, ये जो मागबारानी था ये आ गया हमारी दिल्ली में आ गया, ठीक है, दिल्ली में आ गया, ठीक। अब ये चंगेज जो था वो मिडिल एशिया से चला, तो मिडिल एशिया से होते हुए ये भी दिल्ली में आ गया, ठीक, दिल्ली में ये भी आ गया। तब इल्तुतमिश ने चतुराई पूर्वक क्या बता दिया, इसमें लिखा नहीं है, चतुराई से आक्रमण रोक दिया, ये भी हमने बहुत सोच समझ के लिखा है। कैसे, जब ये मागबारानी इंडिया में आ गया, मागबारानी जो था राजकुमार था वो इंडिया में आ गया,
अब इल्तुतमिश को लगा कि अगर हम इसको सही सही बता दें तो चंगेज हम पे आक्रमण नहीं करेगा, और ऐसा ही हुआ। जब मकबरानी इंडिया में आ गया दिल्ली में, तो उसके पीछे पीछे चंगेज भी आया। तो चंगेज को सारा सच उसने बता दिया इल्तुतमिश ने कि हाँ ये हमारे यहाँ आया है। तो चंगेज उससे खुश होकर, इल्तुतमिश से खुश होकर आक्रमण नहीं किया इंडिया पर आक्रमण नहीं किया, और इंडिया को ऐसे ही छोड़ गया। ठीक है, चंगेज बहुत खतरनाक जो था, खतरनाक सुल्तान था वहाँ का। ठीक है, मध्य एशिया का खतरनाक आदमी था। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग को समझ में आ गई होगी, ये आपको कोई याद करने वाली बात नहीं है। आप केवल इतना याद रखेंगे, चंगेज का आक्रमण, ठीक है, 1221 में हुआ। ठीक, चंगेज का आक्रमण आप लोग केवल हेडिंग हेडिंग याद करेंगे, कुबाचा का दमन, चंगेज का आक्रमण, ठीक है, गयासुद्दीन आजम का दमन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पांचवा इसका कार्य क्या था? चालीसा दल या तुर्कान चेलगामी का गठन। इसमें चालीसा दल क्या था? 40 विश्वसनीय सरदारों का एक जो दल था जो शासन चलाने में मदद करता था। ठीक है, छठवां पॉइंट क्या है? छठवां है एकता व्यवस्था का जनक। हमने आपको बताया था कि एकता वाला हमने आगे डाल रखा है, वो हम आपको समझाएंगे। तो एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। ठीक है, इल्तुतमिश ने नगद के बदले एकता बांटनी शुरू की। इसमें 2-3 क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन क्या हैं? तो नगद के बदले एकता किसने बांटनी शुरू की? तो ये किसने बांटनी शुरू की? इल्तुतमिश ने। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, एकता का अर्थ क्या होता है? एकता का अर्थ क्या होता है? तो भूमि का टुकड़ा, मतलब लैंड ऑफ पीस। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, एकता कैसा शब्द है? अरबी, लैटिन या कौन सा शब्द है? तो अरबी शब्द है। ठीक है। चौथा इसमें क्वेश्चन बन जाता है फादर ऑफ एकता सिस्टम। फादर ऑफ एकता सिस्टम, फादर ऑफ एकता सिस्टम। तो फादर ऑफ एकता सिस्टम कौन हो जाएगा? आप लोग बताइए, फादर ऑफ एकता सिस्टम कौन हो जाएगा? तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, फादर ऑफ एकता सिस्टम इल्तुतमिश। आगे बात करते हैं। 7वां नंबर इसका है मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था आप लोग अभी पीछे भी पढ़े होंगे, सब लोगों ने कॉइन जारी किए, दोनों लोगों ने, महमूद गजनवी ने भी, मोहम्मद गोरी ने भी। तो ये भी कुछ करेगा ना भाई, इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश भी कुछ करेगा। तो इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम सुल्तान, क्वेश्चन आता है शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम सुल्तान कौन है? तो आंसर आप लोग लगाएंगे इल्तुतमिश। ठीक, चांदी का टका था और तांबे का जीतल इसने सिक्का चलाया। ठीक है। तीसरा पॉइंट, सिक्कों पर टकसाल का नामांकित करने की परंपरा की शुरुआत इसी ने की। चौथा, सिक्कों पर शिव, और जो शिव नहीं है, शिव अपने जो भगवान है, नदी और चौहान घुड़सवार अंकित थे। तो इसमें आप लोगों के लिए केवल 2 बातें याद करने की हैं। 2 बातें कौन कौन सी हैं? तो एक तो प्रथम सुल्तान, ठीक है, सिक्के जो थे चलाने वाला प्रथम सुल्तान, ठीक है, और दूसरा सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करने की परंपरा किसने शुरू की? तो वो हमारे इसी ने शुरू की। ठीक है, आगे बात करते हैं। 8वें नंबर का निर्माण कार्य, जो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था हमारे ऐबक ने, उसको पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, आगे 2, जो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, ये भारत का प्रथम मकबरा है। इसने अपने पुत्र की, जो इसका एल्डेस्ट सन था नसरुद्दीन महमूद, उसकी कब्र पर बनवाया था। ठीक है, इसके कोई ढंग का बेटा नहीं बचा था, इसलिए इसने अपना जो उत्तराधिकारी था वो रजिया सुल्तान को नियुक्त किया था। लेकिन आगे बीच में बात कुछ और हो जाती है, वो भी हम आपको आगे बात बताएंगे, आप लोग जुड़े रहिए ऐसे ही। ठीक है, तो गुंबद निर्माण का पिता किसे कहते हैं इंडिया में? गुंबद निर्माण का पिता, गुंबद निर्माण का पिता भी हम इल्तुतमिश को बोलते हैं। ठीक है। तीसरा है, इसने दिल्ली में 2 मदरसे निर्मित करवाए। दिल्ली में 2 मदरसे निर्मित करवाए इसने। कौन कौन से मदरसे थे? एक मदरसा ए मुइज़्ज़ी और दूसरा नासिरी मदरसा। ठीक है। 9वां पॉइंट है इसकी न्यायप्रिय शासक। ये न्यायप्रिय शासक था। हम ये अपने आपको बताया, महल के बाहर शेर की 2 मूर्तियाँ लगवाई जिनके गले में इसने घंटियाँ लटकवा दी। ठीक है, घंटियों को बजाकर न्याय मांगा जाता था और जो न्याय मांगता था वो लाल वस्त्र धारण करता था। ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। 10वां पॉइंट हमने आपको बताया, दरबारी इतिहासकार। इसका दरबारी इतिहासकार कौन था? मिनाज उस सिराज। इसकी पुस्तक तबकात नासरी थी। अब इसकी जो इल्तुतमिश था, इसकी मृत्यु कब हुई? तो इसकी मृत्यु 30 अप्रैल 1236 को हो गई। ठीक है, और 30 अप्रैल 1236 को हो गई। ठीक, इसकी मृत्यु।
अब इसका कोई ढंग का बेटा तो बचा नहीं था, एक जो ढंग का बेटा था वो उसको मर गया था पहले ही। तो इसने अपना जो आगे आने के लिए, शासन चलाने के लिए किसे नियुक्त किया था? तो रजिया को इसने शासक नियुक्त किया। आगे पॉइंट भी लिखा है, इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व रजिया को शासक घोषित किया, लेकिन ये रुकबुद्दीन फिरोज शाह, आप लोग हेडिंग लगाएंगे, रुकबुद्दीन फिरोज शाह, ये 1236 में इसके मरने के बाद हो गया, राजा बन गया। ये राजा क्यों बन गया और ये कौन था? तो इसकी एक पत्नी थी, पत्नी भी थी और नौकरानी भी थी, उसका ये लड़का था रुकबुद्दीन फिरोज शाह। रुकबुद्दीन फिरोज शाह किसका बेटा था? तो रुकबुद्दीन फिरोज शाह इसकी जो तुर्क की दासी थी, तुर्क की दासी और तुर्क की दासी थी और कौन थी? इसकी पत्नी भी थी, उसी का ये बेटा था। ठीक है, कुछ लोग इसे ऐबक का पुत्र मानते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान ही इसे ऐबक का जो था, अरे सॉरी ऐबक का नहीं, किसकी बात कर रहे हैं हम अभी? इल्तुतमिश की। तो कुछ ही लोग जो हैं इसको इल्तुतमिश का पुत्र मानते हैं। ठीक है, ऐबक अभी बीच में आ गया, उसके लिए सॉरी। आगे बात करते हैं। इल्तुतमिश की तुर्क की दासी एवं पत्नी शाहतुर्कान, शाहतुर्कान बहुत खतरनाक थी, इसके बारे में कभी आपको पढ़ने को मिले तो आप ज़रूर पढ़िए, ये बहुत खतरनाक थी। आप लोग पढ़ के मज़ा आ जाएगा इसके बारे में। आप लोग कहीं भी मिले शाहतुर्कान के बारे में, नेट पर भी सर्च करिए, पढ़िए इसके बारे में। ठीक है, इसने जो तुर्क के अमीर थे उनके साथ मिलकर अपने पुत्र को शासक घोषित कर दिया। ठीक, फिर इसका अत्याचार बढ़ता गया। इसके अत्याचार से परेशान होकर जो रजिया सुल्तान थी उसने लाल वस्त्र पहने, ठीक है, और जनता के सामने ही न्याय मांगा इसने, और 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। 1236 में किसकी मृत्यु हुई? तो 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। और आगे आपको बस इतना ही आज। एक बार आप चाहें तो हम रिवीजन करा दे रहे हैं, चलिए आप लोग कह रहे हैं तो हम रिवीजन भी करा दे रहे हैं एक बार शुरू से, और मेन पॉइंट ही आपको बताएंगे। ठीक है, जिससे कि आप नोट कर लें, या आप लोग कहें तो हम अगली वीडियो आज तक जितना पढ़ाया है उसके क्वेश्चन, केवल क्वेश्चन लेकर आएँ, बताइएगा। आप जैसा कमेंट करेंगे वैसा ही हम करेंगे। ठीक है, आज आपका रिवीजन थोड़ा करा दे रहे हैं। जैसे हमने आपको आज दिल्ली सल्तनत पढ़ाई, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कितना था? तो 1206 से 1526 तक। ठीक है, 320 साल का। अब हमने आपको दिल्ली का इतिहास बताया, तो आप लोग ये पढ़ लेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि 1170 में पृथ्वीराज चौहान दिल्ली जीता, उसके बाद 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया। उसके बाद जो सुल्तान थे वो कौन कहलाए? तो आगामी 320 वर्षों तक जो शासन किए अफगान एवं तुर्क मूल के थे वो सुल्तान कहलाए। ठीक है, उसके बाद हमने आपको दिल्ली सल्तनत का वंश क्रम बताया। 1206 से 1526 तक का लेखा जोखा, पहला गुलाम वंश, खिल्जी वंश सबसे कम समय तक, तुगलक वंश सबसे ज़्यादा तक, सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। इसके बाद हमने आपको गुलाम वंश पढ़ाया। गुलाम वंश में भी 3 वंश थे, उसमें हम आपको 2 वंश कंप्लीट कर चुके हैं। अगले क्लास में हम आपको जो एक वंश है वो, और ये रजिया सुल्तान वाला पार्ट वो कराएंगे। बलबन और रजिया सुल्तान 2 बचे हैं इसमें, वो कराएंगे। ठीक है, तब हमारा 1290 तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गुलाम वंश में हमने आपको बताया गुलाम ये घरेलू नौकर वाले गुलाम नहीं थे, ये सैन्य क्षमता में जो निपुण होते थे वो गुलाम थे। ठीक है, आगे हमने आपको बताया कुतुबी वंश इसमें था, एक प्रथम इलबरी वंश था, एक द्वितीय इलबरी वंश था। उसमें हमने पहले आपको प्रथम वो कुतुबी वंश था, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, वो पढ़ाया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो था वो बताया। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ऐबक का अर्थ, ऐबक का अर्थ है, और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं इसकी उपाधि। उपाधि इसकी सभी इंपॉर्टेंट हैं, और किसके कारण हैं वो इंपॉर्टेंट है। राजधानी लाहौर को बनाया इसने। ठीक है, और इसको जो ऐबक की बात कर रहे हैं, ऐबक को दास मुक्ति कब मिली? तो 1208 में, तभी से ये सुल्तान लगाने लगा अपने आगे। ठीक है, इसने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, जो आगे चल के इल्तुतमिश में पूरा करवाया था। ऐबक द्वारा निर्मित 2 मस्जिदें, 2 मस्जिदें भी इसके द्वारा निर्मित हुई थी, एक 2.5 दिन का झोपड़ा, एक कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं एग्जाम में, आप लोग सही से याद कर लेंगे। मृत्यु इसकी हो गई थी 1210 में। इसके बाद
आराम शाह को कुछ ही विद्वानों ने केवल अपना इसको बेटा माना है, इसकी हत्या कर दी इल्तुतमिश ने, और अब आ गया राज इल्तुतमिश का। ठीक है, ये प्रथम इलबरी वंश इल्तुतमिश 1211 से 1266 तक। ठीक, संस्थापक ये हो गया, जाति वगैरह सब हो गए, इसकी उपाधि भी और एकता वगैरह सब आप लोग आज। अब इसमें एक चीज़ समझाने की है, आप लोग इसमें केवल दोबारा हम आपको बता दे रहे हैं, ये ऐसी हेडिंग इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य क्या थे, तो 10 प्रमुख कार्य थे। आप पहला लिखेंगे यल्दोज का दमन, कब हुआ, 1215 में बस। दूसरा गयासुद्दीन आजम का दमन 1225 में। तीसरा कुबाचा का दमन 1228 में। चौथा चंगेज का आक्रमण 1221 में। पांचवा चालीसा दल तुर्काने चेलगानिमी का गठन। छठवां एकता व्यवस्था का जनक। ठीक है, सातवां मुद्रा व्यवस्था इसकी। आठवां जो था निर्माण कार्य क्या क्या थे, गुम्बद निर्माण का पिता कैसे कहा जाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे न्यायिक शासक था जो, इसने गले में घंटियां इसके लगवा दी थी शेर के, लाल वस्त्र पहनकर। ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत में जिसने महल के बाहर शेर की मूर्तियां लगवाई और उसके गले में घंटियां लगवा दी, तो आप लोग इल्तुतमिश को लगाएंगे। 10वां इसका दरबारी इतिहासकार था जो, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई 1236 में। फिर ज़बरदस्ती इसको रुकुनुद्दीन फिरोज को 1236 में राजा बना दिया गया। इल्तुतमिश ने इसको चाहा भी नहीं था कि ये राजा बने, इल्तुतमिश रजिया सुल्तान को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन आगे 1236 में इसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद जो था रजिया सुल्तान का राज्य आ गया। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान रही। अब इतना हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम एक दो दिन में आपके साथ इसके जो अभी तक का करा दिया है उसके क्वेश्चन भी लाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो आप लोग कमेंट करेंगे अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, अगर ऐसा ही लेक्चर चाहिए तो उसका भी कमेंट करेंगे। ये लेक्चर चाहिए आपको, इस वीडियो में हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं। हमारी जो वीडियो चल रही है उसमें अभी हम थ्योरी क्लास चला रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग हमें बताएंगे कि थ्योरी क्लास चलाते रहें या फिर केवल क्वेश्चन लाए जाएं। ठीक है, इसका आप कमेंट करेंगे। जो लोग हमारी वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं वो लोग इस बात का कमेंट करेंगे। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि लोग और जुड़ सकें हमसे और उनको भी थोड़ा बहुत